नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पूर्वांचल के वाराणसी में मौजूद हूं, जो सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर देश भर में जानी जाती है। वाराणसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि यहां पर कामकाज कितना हुआ, जिसके आधार पर वोट बैंक अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से तय करना चाहती हैं। क्योंकि एक तरफ बीजेपी लगातार यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई है। और इसी में अब नाम जुड़ गया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का। आपको बताते चले, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। वो पूर्वांचल के लोगों को इसका तोहफा देने वाले हैं। लेकिन उसके ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाकायदा पोस्टर जारी करके ये दावा कर दिया है कि दरअसल ये तो हमारी देन है। और उसको लेकर समाजवादी पार्टी की लंबी चौड़ी तैयारी भी है, क्योंकि गाजीपुर से लेकर आजमगढ़ तक अपनी समाजवादी रथ यात्रा को दौड़ाना चाहते हैं अखिलेश यादव। हालांकि इसके लिए परमिशन अब तक मिली नहीं है, लेकिन राजनीति इस पूरे मामले में जोरों पर चल रही है। आपको ये भी बताते चले कि जो 9 जिले हैं, उसके मद्देनजर इन 9 जिलों पर तो असर पड़ेगा ही इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जिनको ये जोड़ती हुई आगे बढ़ती है। इसके अलावा समूचे पूर्वांचल में जो 164 विधानसभा की सीटें आती हैं, उसको भी लुभाने की कोशिश इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से। लेकिन सवाल ये है कि एक्सप्रेसवे के मद्देनजर क्रेडिट लेने की होड़ में किसका काम और किसका नाम? आखिर ये होड़ क्यों मची हुई है? पार्टियों के अपने अपने दावे क्या हैं? खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाऊं। दंगल में बहस की शुरुआत करें उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भर नहीं, 2022 में पूर्वांचल के वोटों का हाईवे है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर के कुरेभार से इसका उद्घाटन करेंगे, उसके पहले एक्सप्रेस वे पर दावा समाजवादी पार्टी का हो गया है। 2016 का पार्टी का विज्ञापन ट्वीट कर समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेस वे को अपना बताया है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा है, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जितने जिलों से होकर गुजर रहा है, उस हर जिले में 16 नवंबर को समाजवादी पार्टी की जिला कमेटी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पुष्प वर्षा करके अपने इस जनहितकारी काम का सांकेतिक उद्घाटन करेगी। जहाँ तक सवाल पूर्वांचल के एक्सप्रेस वे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम था, 4.5 साल में पूरा नहीं किया है। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है। और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जिस हिस्से का उद्घाटन करने वाले हैं, उसकी लागत तकरीबन 23,000 करोड़ की है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 340 किलोमीटर है। ये लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया पर जाकर खत्म होगा। ये यूपी के 9 जिलों से सीधा जुड़ा होगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ और जिलों से इस एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा, जिसमें आजमगढ़ से गोरखपुर तक 110 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे होगा। वहीं गाजीपुर से बलिया का 30 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा। लेकिन क्रेडिट की लड़ाई इसलिए जोरदार है क्योंकि 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने आगरा से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था और बलिया तक एक्सप्रेसवे के निर्माण का इरादा जताया था। 2016 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर भी मिराज 2000 ने उन्नाव के पास टचडाउन किया था। अभी लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर यहां से करीब 30 लड़ाकू विमान एयर शो में हिस्सा लेंगे। 340 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसकी शुरुआत हो रही है लखनऊ के चांदसराय से और इसका समापन होगा गाजीपुर के हैदरिया गांव में। वैसे इसका विस्तार आगे का है, बलिया तक इसको ले जाने की योजना है, लेकिन फिलहाल इसके जरिए यकीनन भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे पूर्वांचल और अवध में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसी दिन समाजवादी विजय रथ यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ गाजीपुर से होने वाला है। अखिलेश यादव गाजीपुर से आजमगढ़ तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाना चाहते हैं। गाजीपुर जिला प्रशासन ने अभी तक एसपी सुप्रीमो को इसकी अनुमति नहीं दी है। उधर बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए विकास का बड़ा चुनावी संदेश देने की तैयारी कर चुकी है। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पूर्वांचल में 164 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2012 में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी।
इसीलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बीजेपी के दावों को झुठलाने की कोशिशें जोरदार हैं। सुल्तानपुर से आलोक श्रीवास्तव और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर होड़ मची हुई है, ये कहा जा सकता है कि दरअसल पूर्वांचल से ही लखनऊ का रास्ता जाता है। इसी वजह से हर एक दल की क्रेडिट लेने की ये कोशिश, और इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आरएसएस के जानकार संगीत रागी जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं वारिस पठान साहब। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अखिलेश यादव ने दावा ठोक दिया है, जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी इतना ज्यादा इतरा रही है, उस पर समाजवादी पार्टी अपना दावा कर रही है। सुधांशु जी तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन उसके पहले राजीव राय साहब, कल तो प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। बीजेपी का बढ़ चढ़ कर यही कहना है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी यानी कि डबल इंजन की सरकार में ये पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, क्योंकि पूर्ववर्ती तमाम सरकारों ने पूर्वांचल की उपेक्षा करके रखी थी। क्या है इस पर जवाब आपका, राजीव राय जी? चित्रा जी, आप पत्रकार हैं और आप गवाह भी रही हैं। पहले आपको इससे चारों तरफ देखिए, हर जगह समाजवादी पार्टी का काम दिखाई देगा। चाहे जिस भवन में बैठकर माननीय मुख्यमंत्री बैठते हैं हो, चाहे अस्पताल, चाहे स्टेडियम, चाहे एक्सप्रेसवे, सारा हर जगह दिखाई देता है। कहीं नहीं दिखाई देता है तो योगी जी का काम दिखाई देता है। क्या इस विवाद का विषय कि ये सपना और ये जमीन का एक्वायरमेंट समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है? सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आ रहे हैं, उसके प्रधानमंत्री जी गुणवत्ता की बात करते हैं। गुणवत्ता के साथ खाली जल्दी में जाने या लूट के चक्कर में इतना कंप्रोमाइज किया गया। रोड कांग्रेस का एक सिंपल सा पैरामीटर है कि 12 मीटर का मेगा लिमिट है। आप पता कर लीजिए, आप महिला है। प्रधानमंत्री जी शौचालय की बात को इज्जत घर में तब्दील कर इमोशन को बहुत प्रोवोक करने की कोशिश किया, इमोशन को अपने साथ अटैच करने की कोशिश किया। चित्रा जी, जब आप लखनऊ से निकलेंगे और गाजीपुर तक उतरेंगी, अगर जैसी मेरी माँ, बहन और बेटी को अगर शौचालय जाना पड़ा तो क्या उसकी इज्जत नहीं है? कहाँ है वो? अगर गाड़ी खराब हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं पेट्रोल पंप नहीं। हाँ। चुनाव से पहले हमारे बनाए हुए काम को एक भी काम ऐसा नहीं जिसे उन्होंने शिलान्यास किया, उन्होंने उद्घाटन किया। नाम बदलने के अलावा कोई काम किया तो बताइए। मैं आपसे पूरा सुधांशु जी भी जुड़ चुके हैं, जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु जी, बीजेपी समाजवादी पार्टी के किए गए कार्यों पर इतरा रही है, ये कहना है राजीव राय जी का। कह रहे हैं कि नाम बदलने का काम केवल ये पार्टी करती है। देखिए, राजीव राय जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। जो आज अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, मैं कहना चाहूंगा, चित्रा जी आप अपनी टीम से कहिए जरा, उन्होंने जो पुरानी वाली अपनी वो फोटो ट्वीट की उसकी डेट तो दिखाएं। 2016 तो अलग है। 2016 में डेट कौन सी है? 22 दिसंबर 2016। और उत्तर प्रदेश चुनाव की अधिसूचना कब जारी हुई है? 2017 के चुनाव की 1 या 2 जनवरी, जहां तक मुझे ध्यान है। 22 दिसंबर वो समय था जब कभी भी चुनाव की आचार संहिता जारी हो सकती थी। यानी आज भी बता रहा हूं, 1 महीने के बाद चुनाव आयोग कभी भी जारी कर सकता है। तो जनाब, ये कौन सा एक्सप्रेस हाईवे आपने शिलान्यास किया था जो 2-4 दिन में तैयार हो जाने वाला था? इसका मतलब जो भी एजेंडा था समाजवादी पार्टी की सरकार का, हमने आगरा वाले एक्सप्रेसवे के लिए तो कभी नहीं कहा। इटावा आगरा का आपने बनाया, बिल्कुल ईमानदारी की बात, पर उसमें पूर्वांचल इतना पिछड़ गया कि सबसे अंत में ध्यान आया कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। तो ये समझ में आता है कि किसने दिखाने के लिए किया, और हमने चुनाव से मतलब नहीं, हमने तो करके दिखाया है। इसलिए मेरा मानना है कि जो काम ईमानदारी से कहे गए वो बात करिए, और जो नहीं, वैसे तो मैं इस समय विषयांतर में नहीं जाना चाहता, वरना तो आपके नेता ने एक और चीज बनवाने का बड़ा खम ठोक के वादा किया था, जिसके बारे में अब वो बोलना उचित नहीं समझते हैं, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। पर अगर आप उसकी डेट देख लेंगे जो उन्होंने ट्वीट किया, उससे इनकी मंशा बहुत साफ हो जाएगी। तारीख से ही आपकी मंशा राजीव राय जी साफ हो जाएगी। और तारीख का जिक्र आप लोग करना नहीं चाहते हैं, चुनाव नजदीक है, वोटरों को लुभाने के लिए ऐलान कर दिया, और इसकी जानकारी आप देंगे नहीं दर्शकों को? तारीख मैं दे रहा हूँ। तारीख का जिक्र ये है कि 2 साल में हमने लखनऊ एक्सप्रेस बना दिया। अगर तारीख याद हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी जिसने लखनऊ में आकर पहला इन्वेस्टमेंट समिट किए थे, उसी दिन मैंने खड़ा होकर कहा था कि अगर
अगले चुनाव तक ये पूरा कर दे। मैं आपके चैनल पर भी कहा था, टीवी पर भी कहा था, अगले चुनाव तक ये पूरा कर दे तो मैं इनको चुनौती देता हूँ। सारी की बात सुधांशु जी करते हैं तो जो अभी लगातार प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जिस तारीख का वो जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में तो बताइए, दर्शकों को कम से कम जानकारी तो हो। नहीं, हमने जमीन एक्वायर करके, हमने जमीन एक्वायर करके, प्लान सेंक्शन करके हमने उनको दिया था, और हमारी सरकार रही होती तो 2 साल में बन गई होती। इन्होंने एक काम बताइए ना, हमारे पर उंगली उठाने वाले, आप जिस भवन में बैठते होगी समाजवादी सरकार दे गई है, लखनऊ में जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है समाजवादी सरकार दे गई है, और आप बोलते हैं पूर्वांचल ने जो एक्सप्रेस ने कर दिया है। अभी आपको सोचने, पूर्वांचल में आपने क्या किया? आप कल आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी का सेमिनार कर रहे हैं, इसका जवाब है कौन से किस तारीख का, और कब चुनाव का संहिता लागू सरकार बना सकते हैं? दूसरे को प्रमुख में सुधांशु जी, आप विद्वान आदमी है, बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ ना कि आप सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है, आप बता दीजिए क्या पूरा कर दिया होते? ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए सुधांशु जी। जो जनता की जो आवश्यकताएं होती हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली, पानी, सड़क बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए आप इतना ही जवाब दे दीजिए। मैंने इसकी डेट बता दी शिलान्यास की। आप तो लैंड एक्विजिशन की बात करें, लैंड एक्विजिशन बिल के तो आप खिलाफ में खड़े थे, तो आपने लैंड एक्वायर कैसे कर ली थी? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता। आपने तो पूरा झंडा उठाया हुआ था कि हम तो भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ है जब 2014 में हमारी सरकार लाई थी, तो आपने 2016 में लैंड एक्विजिशन भी कर लिया। ये बात थोड़ी समझ में कम आती, कोई बात नहीं, आप अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें हम कोई बात नहीं कह रहे। चलिए अच्छा यही बता दीजिए कि उस समय कितने गांवों में बिजली आई? एक एक करके बोलेंगे, दोनों लोग उस समय गांव छोड़िए, जिले थे जिसमें 24 घंटे हो रही है, टीवी पर नहीं दिखे। एक एक करके जब जिसकी बारी आएगी प्लीज उसी समय अपनी बात कीजिए। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजीव जी आप जब बोल रहे थे तब सुधांशु जी चुप थे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिखा जाता है, और जो कल चुनाव हुआ उसके बाद हाँ पूछ रही हूँ। ठीक है सुधांशु जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, बाकी 2 लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बोलिए सर। हाँ जल्दी से बता। चलिए बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, चलिए ये बता दे पूर्वांचल के कितने जिलों में बिजली आती थी? 24 घंटे जिलों की, गांव की बात नहीं कर रहा हूं। 4-5 जिलों में बिजली की सप्लाई थी 24 घंटे। रायबरेली में थी, अमेठी में थी, रामपुर में थी, एटा में थी, इटावा में थी, इवन लखनऊ में भी 24 घंटे सप्लाई नहीं थी, मगर इन जिलों में थी। ये तो उनके विकास की स्थिति थी। दूसरी और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले, सलमान खुर्शीद के घर आगजनी और तोड़फोड़ की खबर है। सलमान खुर्शीद के घर से यह खबर सामने आ रही है जहां पर तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें नैनीताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नैनीताल की तस्वीरें हैं। सलमान खुर्शीद का घर है जहां पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। ये कौन लोग हैं अब उसके बारे में जानकारी आना सामने है, लेकिन आपको बता दें कि बाबरी विध्वंस के बाद कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ था। सलमान खुर्शीद अपनी किताबों के जरिए लगातार, अयोध्या नाम की जो किताब उनकी ओर से लिखी गई है, लगातार उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। हिंदुत्व को लेकर भी उसमें सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब सलमान खुर्शीद के घर पर तोड़फोड़ की ये खबर सामने आई है। अब सवाल यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये तोड़फोड़ की है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो विध्वंस हुआ था उसको गिराए जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उसमें तमाम बातें बताने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि लगातार उनकी किताब पर हिंदुत्व को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर सलमान खुर्शीद पर तमाम पार्टियां बीजेपी समेत निशाना भी साध रही हैं और अब उनके घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की खबर सामने आई है। जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था जो पूर्वांचल के संदर्भ में, चाहे पूर्वांचल को एम्स मिल रहे हो, कितने एम्स थे उस समय ये बताइए। आज चाहे बीएचयू का चिकित्सालय हो या गोरखपुर में एम्स हुआ, कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। आज आप देखिए कि किस प्रकार से रेलवे स्टेशन में बदलाव आया है। और बाकी मैं उस पर नहीं जाना चाहता जो आप कहना चाहें कि आज अगर आप देखिए तो पूर्वांचल में ही अयोध्या भी है और पूर्वांचल में ही काशी भी है, और उसके अंदर क्या बदलाव दिख रहा है उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं जिसको आप विशुद्ध विकास कहते हैं, हर गांव में बिजली है, हर बड़े शहर तक सड़क है, एक्सप्रेसवे है, और पूर्वांचल के दोनों जो प्रमुख शहर हैं
केंद्र यानी गोरखपुर और वाराणसी दोनों जगह एम्स के स्तर के चिकित्सालय हैं और कुंभ में जिस प्रकार का आयोजन हुआ वो पिछले वर्षों के हिसाब से देखें तो बिल्कुल अद्वितीय था। तो चाहे सड़क की कनेक्टिविटी हो, रेल की कनेक्टिविटी हो या एयर की कनेक्टिविटी हो, पूर्वांचल को जिस ईमानदारी और जिस शिद्दत के साथ हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है उसको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। जैसे आपने अपने क्षेत्र इटावा से लखनऊ या दिल्ली दोनों को अच्छे वारिस पठान जी, ये बात तो सच है। अगर आप वाराणसी में आएंगे, क्योंकि खुद मैं काशी में मौजूद हूँ। ठीक है सर, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए, महंगाई एक मुद्दा है, लोग यहाँ पर स्वीकार करते हैं, लेकिन जब आप चौड़ी चौड़ी सड़कें यहाँ पर देखेंगे, मैं काशी की बात कर रही हूँ, जब यहाँ पर साफ सुथरी, आप गंगा किनारे चले जाइए, वहां पर खुद लोग इस बात को बयां करते हैं। दिवाली के ठीक पहले मैं अयोध्या में थी, वहां पर भी सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है और भव्य राम मंदिर बन रहा है, दूसरे तमाम कामकाज भी विकास के हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो ये बात भी सच है ना। और दूसरी जो ये फ्लाईओवर और यमुना एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, बीजेपी का दावा है कि 1193 नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिज का नेटवर्क सरकार की ओर से बिछाने का काम किया जा रहा है। तो इस दावे को वारिस पठान जी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए चित्रा जी, चुनाव का समय आ गया है, 3 महीने बाकी है, इसलिए ये सब दिखाया जा रहा है। 4.5 साल योगी ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये 2 ही काम किए। एक तो नामकरण किया उन्होंने जगहों का, यूनिवर्सिटियों का, और दूसरा उन्होंने अपनी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी का इस्तेमाल करके काफी मुसलमान बच्चों को मार दिया गया, काफी लोगों को जेल में डाल दिया गया। पुलिस प्रशासन का ये हाल कर दिया कि आज वो लोग ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी को लेके आगे बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना कर दी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, वो भी उन्होंने नहीं लगाए ताकि उनके जो काले कारनामे हैं पब्लिक के सामने नहीं आए। आज आप गई है वाराणसी के अंदर, अच्छी बात है चित्रा जी, आप जब सेकेंड वेव आया था कोरोना का तब भी उस तरफ अगर चले जाती तो आप देखती कि किस तरह से हमने हमारी आंखों से और आपके चैनल के माध्यम से भी देखा है, गंगा के घाट के ऊपर वो तैरती हुई लाशें, किसकी वजह से? सरकार की फेलियर की वजह से। कितने लोग बेचारे कोरोना काल के अंदर मर गए बिना ऑक्सीजन के, अस्पताल नहीं मिल रहे थे लोगों को। आप ये भी दिखाते तरक्की की राह पे पूर्वांचल, आपने ऐसा लिखा है तो आपको दिखाना चाहिए था तरक्की किस में हुई है। मैं बताता हूं आपको तरक्की, क्राइम रेट बढ़ गया है यूपी के अंदर। मैं नहीं बोलता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डाटा बताता है। पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ बढ़ गई, जुडिशियल कस्टडी में डेथ बढ़ गई है, औरतों का बाहर निकलना बंद हो गया है, हाथरस हो गया योगी के राज में। योगी के ही राज में एक मिनिस्टर का उनका बेटा गाड़ी लेके किस तरह से घुस गया और हमारे बेकसूर फार्मरों को, उसने किसानों को कुचल दिया, आज उसको सब बचा रहे। ये सारी तरक्की के मॉडल ही तो है योगी जी के, मगर उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ नहीं है, सब समझती है इनकी चालबाजी, क्योंकि विकास के नाम पे कुछ किया ही नहीं। आज जनता सवाल कर रही है, बढ़ते हुए पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, गैस के भाव, उसके बारे में लेकिन इसी के साथ 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए 17 और 19 के बीजेपी सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, लेकिन 2022 में क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। संगीत रागी से मैं इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, एक तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर प्रदेश में राजनीति छिड़ी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इतिहास को लेकर भी बार बार जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। ताजा मामला है चंद्रगुप्त मौर्य पर योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उस पर किस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है। पहले मुख्यमंत्री का बयान सुनते हैं। यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है, लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। कारण है, अगर इस सच्चाई जिस दिन भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज फिर से खड़ा हो जाएगा। तो बीजेपी का ये मानना है कि दरअसल पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है इस देश के बारे में, उसमें सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। इसी वजह से इतिहास को नए सिरे से लिखे जाने की जरूरत है। सिकंदर जो हारा था उसको महान बताया गया और हमारे जो बड़े राजा थे जिन्होंने जीत हासिल की उनको उस तरह का दर्जा हासिल नहीं हुआ, जिसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन संगीत रागी जी, सीधे आपके पास आते हुए, इतिहास में इस तरह के फेरबदल से वोट मिलेंगे क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमको इसको योगी जी ने जो प्रश्न उठाया है वो बहुत बड़ा प्रश्न है।
आप एक इतिहास के विमर्श में यदि आप परिवर्तन कर देंगे तो आप पूरी की पूरी पीढ़ी और पूरी सभ्यता को आप खत्म करके छोड़ देंगे। ब्रिटिश ने यही किया हमारे यहाँ, और उन्होंने कुछ भी इसमें गलत नहीं बोला। उनके जो कहने का जो उनका सार था कि भारत के इतिहास में क्यों विकृत तरीके से पेश करके रखा गया है। अब आप कितने लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई सिकंदर भी हारा था इस देश में, आखिर पौरव ने उन्हें 2 बार हराया था, तीसरी बार वो हारे। और क्या ये सच्चाई नहीं है कि सिकंदर की सेना जो है वो मगध साम्राज्य से लड़ने के लिए उसकी सेनाएं तैयार नहीं थी, वो लौटने के लिए बार बार आग्रह कर रही थी, और इस आग्रह को सिकंदर ने मान लिया। उसे आप क्या कहेंगे? पराजय के डर से ही तो लौटने की बात करेंगे, हार की ही बात तो करेंगे। मैं देख रहा हूं जब से ये बात उन्होंने कहा है, हो सकता है भाषण के दरमियान थोड़ा वाक्यांश इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन हमको उसकी सार दृष्टि पर ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन इतिहास में, भारत का इतिहास कोई 1000 साल का इतिहास नहीं है, लेकिन जो हम विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, आर्य बाहर से आए थे, आर्य बाहर से आए थे, जरा मैं भी कुछ रिसर्च करके बैठा हूँ थे, थोड़ा सा हिस्ट्री का मैं भी ज्ञान देना चाहता हूँ। पूरी तरीके से गलत साबित हो चुका, लेकिन इसके बावजूद भी विश्वविद्यालयों में, जबकि उसके ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। जो बातें आप कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। जो बातें आपने कही हैं मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ। देखिए, जो पूर्ववर्ती सरकारें रही है यहाँ पर, जिसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं संगीत रागी जी, यहाँ पर सीधा से सवाल आपसे है सुरेंद्र राजपूत जी कि पूर्ववर्ती सरकारों के सानिध्य में जो इतिहास लिखा गया उसमें तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया, खासतौर से जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको जैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, वो तथ्य पूरी तरह से गलत थे। इसी वजह से इतिहास को अब नए सिरे से बताने की जरूरत है और बीजेपी वो काम भी कर रही है। अलग अलग मंचों से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जिक्र कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप उनके इस बयान को, सुरेंद्र जी? बिल्कुल सही बात है कि ये जो इतिहास है इसके पुनर्लेखन की बिल्कुल आवश्यकता है चित्रा जी। आज की डेट में तो अमित शाह जी भी यही पुनर्लेखन रामायण का कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब राम, भगवान श्री राम ने दीक्षा लेने के लिए रावण के पास भरत को भेजा था, उसका भी पुनर्लेखन तो कर रहे हैं ये लोग। उसका भी पुनर्लेखन कर रहे हैं कि तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वो पटना में था, उसका भी पुनर्लेखन कर रहे हैं कि साहब सिकंदर को क्या नाम चंद्रगुप्त मौर्य ने बगैर लड़े हरा दिया था, कहां थे, किस समय था, क्या था। एक चीज। तीसरी बात, इनका पुनर्लेखन वास्तव में आवश्यक है आजादी की लड़ाई में। इनका पुनर्लेखन में यह जरूर लिखा जाना चाहिए कि जिस वक्त सुभाष चंद्र बोस जी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे, उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करने के लिए सावरकर साहब लगे हुए थे, 1 लाख लोगों की फौज उन्होंने कराई थी। जिस वक्त हम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन लड़ रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त बंगाल के उप मुख्यमंत्री बनकर के लगातार अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और जनसंघ और हिंदू महासभा की सरकारें मुस्लिम लीग के साथ पूरे देश में ये लोग बना रहे थे जब हम अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात कर रहे थे। जब हम अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात कर रहे थे उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है पता नहीं किसके लिए कोई गवाही दे रहे थे, उसका भी लेखन होना चाहिए। उसका भी लेखन जरूर होना चाहिए कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी किसी एक संघ के आदमी ने की, ऐसा बताया जाता है। इसका भी पुनर्लेखन जरूर से होना चाहिए। सारी चीजों का पुनर्लेखन बहुत आवश्यक है, और इस सारी आवश्यकता में यह भी पूछा जाना चाहिए कि 60 रुपए इस पे मैं जवाब ले लेती हूँ और साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी आएंगे। ठीक है, ठीक है, आपने चुंगी तमाम उदाहरण दे दिए हैं। सुधांशु जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे मैं जवाब ले लेती हूं। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर जिस तरह की बहस छिड़ी हुई है उस पर भी सुरेंद्र जी आप बोलिएगा, क्योंकि क्रेडिट लेने की होड़ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के भीतर देखी जा रही है। लेकिन सुधांशु जी बहुत सारे एग्जाम्पल देकर इन्होंने बीजेपी के नेताओं की बताने की कोशिश की है कि कहां कहां इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है। क्या जवाब देंगे आप इनको? देखिए, मैं इनकी बात की है अलेक्जेंडर वाले सवाल को पूरी तरह बचते हुए स्वतंत्रता पे आ गए, उस पर जवाब दूंगा, पर 2 लाइनें मैं अलेक्जेंडर पे भी कहना चाहता हूं। नंबर 1, अलेक्जेंडर ने भारत पर अटैक किया, इसका कोई उल्लेख भारत के इतिहास में नहीं है। पुराणों सिर्फ
यूनानी इतिहासकारों ने, टॉलमी और प्लूटार्क ने किया। एकमात्र उदाहरण है दुनिया के इतिहास में जिसमें कहते हैं जीता हुआ राजा वापस चला गया। कोई दूसरा उदाहरण बताइए दुनिया में जहां फौज जीतने के बाद वापस चली गई हो। तीसरी बात, आपको पता है अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम क्या था? जो राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, उसी ढंग से अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम था विक्टोफेल, वो मार दिया गया। बताइएगा कोई दूसरा राजा जिसका घोड़ा भी मार दिया गया और वो खुद भी घायल हो गया और उसके बाद वापस जाते समय रास्ते में मर गया, उसकी फौज क्या बताती घर में जाके? कुछ कहानी सुनाती ना, ये थोड़ी कहती हार के मार। और दूसरी बात, जो उदाहरण बताया जाता है सिकंदर ने पोरस को बंदी बनाया और फिर पूछा गया इसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो उसने कहा इसको छोड़ दिया जाए। जनाब, मैसिडोनिया से पर्सिया तक जिसको जीता उसका सर कलम कर दिया। यहां पे इतनी उदारता पैदा हो गई। हकीकत यह नजर आती है कि हमारे यहां उदारता थी, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार छोड़ा, सिकंदर हारा होगा, पोरस ने बंदी बनाया होगा और इसलिए छोड़ा होगा। और इसीलिए लौटते समय सिकंदर की सेना पर कठ, मल्ल, अद्रक आदि कबीलों ने अटैक किया। दुनिया में उदाहरण बताइए विश्वविजयी सेना पे अटैक किया हो कबीलों ने? हारी हुई सेना, जिसका राजा घायल हो गया हो, जिसके घोड़े मुझे पता है सुधांशु जी आपका इतिहास बहुत अच्छा है, लेकिन अब जरा ये बताइए, अगर इतिहास गलत लिखा गया तो इसमें इतिहासकारों की गलती है या पूर्ववर्ती सरकारों की? क्या उनके दबाव में गलत इतिहास दिखाया गया हिंदुस्तान का, देश का? और पूरा कर दूं सुरेंद्र जी, आप जो बात कह रहे हैं इतिहास को छोड़िए, इतिहास को छोड़िए। हॉलीवुड की जो फिल्म है अलेक्जेंडर, वो जाके देखिए, उसमें दिखाया गया अलेक्जेंडर हार गया था। वो कोई भारत ने नहीं बनवाई, न बीजेपी के रिजीम ने बनवाई। वो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर जैसे आप हैं कि हम झूठा विदेशियों का इतिहास। अब मैं आ रहा हूं स्वतंत्रता आंदोलन पे, अब स्वतंत्रता आंदोलन पे आ रहे हैं। अरे भाई, सावरकर 60 रुपए की पेंशन लिए था कि नहीं लिए था, ये बता दीजिए। जवाब दीजिए ना, भारत के किस पुराण में उल्लेख है अलेक्जेंडर का? बोलिए, उदाहरण में चुनौती देकर कहता हूं, बताइए किस किताब में उल्लेख है? पेंशन लिए था कि नहीं? अरे बताइए ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे कि नहीं बंगाल के? अब आ रहा हूं, बताइए ना। अरे भाई, अब मैं आ रहा हूं उस पे, अब इतिहास पे आ रहा हूं। आप लोग जब भाग गए अलेक्जेंडर से और आ गए इसके ऊपर, बताइए ना। भाई, भगत सिंह से मिलने कौन सा आदमी गया था? मैं आ तो रहा था, अभी तो मैंने उसका जवाब नहीं था। और किसने वकालत की थी भगत सिंह की? अरे भाई, आप तो बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। आप तो एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके तो समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोग भी बोलना चाह रहे हैं। लौटेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, इतिहास पर तो चर्चा चलती रहेगी, लेकिन जल्दी से इतिहासकारों ने गलत लिखा या पूर्ववर्ती सरकारों ने गलत लिखवाया जानबूझकर? बताइए सुधांशु जी, किसका दोष है? हाँ, एक लाइन में बोलता हूं। सुरेंद्र जी, आपने बहुत बोला, आप लखनऊ के, आप भी रहने वाले। लखनऊ के पास काकोरी कांड हुआ था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जी को फांसी हुई, जिसके बारे में चंद्रशेखर आजाद जी का उल्लेख कर रहे थे। सरकार का वकील कौन था? ब्रिटिश सरकार का, जिसने सुनिश्चित कराया कि अशफाक उल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई। वो थे कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, अंग्रेजों से पैसा लेकर क्रांतिकारियों को फांसी सुनिश्चित कराने में वही बात। जब सावरकर को सजा हुई 1911 में, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम हडनबर्न, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। और सुनिए, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके अंग्रेजों का समर्थन किया। अरे जवाब दीजिए, थेथरई की बात मत करिए, जवाब दीजिए। चौथा आपका वो नेता। और सुनिए, और दूसरी बात रखिए, कैसे समझ में आएगा सर? ठीक है, एक एक करके प्लीज। मैं तो नहीं बोलता हूँ, ये बोलने लगते हैं। आपको एक करके जल्दी से सुधांशु जी, सिकंदर वाले बयान पर एक मैं वारिस पठान साहब की भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, बस मैं एक ही लाइन में, और 100 बातों की बात मैं आखिर में कह देना चाहता हूं। मोतीलाल नेहरू जी के पास बहुत पैसा था, जवाहरलाल नेहरू जी के पास बहुत पैसा था, करोड़ों रुपए का मकान बनवाए थे। बनाए कैसे थे भाई? किसके मुकदमे लड़ते थे भाई? हम लोग तो भुखमरी और अकाल झेल रहे थे, भारतीय तो बहुत गरीब थे, तो ब्रिटिश सरकार के ही तो मुकदमे लड़ रहे होंगे, वरना कौन पेमेंट करता था उनको कि करोड़ों का मकान बना लिया? हजारों रुपए उस जमाने में फीस मिलती थी, कि ऑक्सफोर्ड के चारों गेटों के ऊपर एक एक गाड़ी खड़ी रहती थी। मुझे जवाब बता दीजिए, उनके आय के स्रोत क्या थे? तो अंग्रेजों के साथी मिलकर तो थे। और आखिर में जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने जनाब, 16 सितंबर 1946 को बने। किसमें? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में शपथ लेकर, लॉर्ड माउंटबेटन की शपथ लेकर, अंग्रेजों की निष्ठा की शपथ लेकर गुलाम भारत में प्रधानमंत्री बने थे। काहे शपथ ली थी भाई? जबकि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने मना कर दिया था शपथ लेने से, कि हम रानी के नाम निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे, मगर नेहरू जी ने लेके तब बताया। अब जवाब दीजिएगा इसका। चलिए ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, इसका आप जवाब दीजिएगा जल्दी से। वारिस पठान साहब से 2 लाइन में। अब ये सिकंदर महान बताने की कोशिश गई थी इतिहास में, और इसको बदले जाने की जरूरत है। कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? बताइए वारिस पठान साहब।
देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो योगी जी का जो इतिहास का नॉलेज है वो बहुत ही कम है। अभी सुधांशु जी तो यहाँ पर बैठे हुए, सुधांशु जी ने काफी सारे सबके घोड़ों के नाम भी बता दिए, तो कुछ मैं हिस्ट्री के ऊपर सुधांशु जी को भी बताना चाहता हूँ कि क्यों योगी जी गलत है। अलेक्जेंडर बॉर्न हुए थे 356 बीसी के अंदर, उनका डेथ हुआ 323 बीसी में। ही लिव्ड ओनली फॉर 33 ईयर्स, सिर्फ 33 साल की उम्र। चंद्रगुप्त मौर्य बॉर्न हुए थे 340 बीसी में, डाइड 297 में। चंद्रगुप्त मौर्य जी सिर्फ 14 साल के थे जब अलेक्जेंडर की उम्र थी 30 साल की। अब आप बताइए, कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य की अलेक्जेंडर के साथ फाइट नहीं हुई। सुधांशु जी, हिस्ट्री है, आप गूगल में चेक कर लिए, मैं तो सर्च करके बैठा हूं। उनकी फाइट हुई थी अलेक्जेंडर के कमांडर सेलेकुस के साथ। तो आप कैसे बोल सकते हैं चंद्रगुप्ता वर्सेस अलेक्जेंडर? ये कुछ नहीं है। चुनाव के पहले इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। समाजवादी ने जिन्ना को लेके आ गया, तो योगी ने अलेक्जेंडर को लेके आ गया। अभी क्या क्या आगे हिस्ट्री के कौन कौन आने वाले पता नहीं, मगर पेट्रोल डीजल गैस पे कोई बात नहीं होने वाली है चित्रा जी। बढ़ती हुई गैस की कीमत पे कोई इनके पास लॉजिक नहीं है, कोई बात नहीं है। बढ़ते हुए क्राइम को रोकने की इनके पास कोई बात नहीं है। इसीलिए बोलता हूं, हिस्ट्री पहले सुधारो, इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दो। इकोनॉमी जो देश की तबाह बर्बाद हो गई है योगी के राज में, मोदी के राज में, उसको सुधारने की कोशिश करो। गरीब जनता मर रही है, इतने सारे रुपये से हॉस्पिटल बनाओ, ऑक्सीजन टैंकर लगाओ। पेट्रोल डीजल महंगाई पर बात नहीं करना चाहते आप लोग, इसीलिए सिकंदर को लेकर आ जाते हैं सुधांशु जी। उसके बाद में तुरंत आपके पास आऊंगा। नहीं, एक तो मैं ये बात लेकिन ठीक है, महंगाई के मुद्दे पर नहीं चाहते बीजेपी चर्चा हो। जनाब, मुझे गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है। ये बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किस ईयर में हुआ था और किस एडिशन से हुआ था? 327 में, 327 बीसी में। अलेक्जेंडर गया 323 में। उन्होंने ये नहीं कहा अलेक्जेंडर से मिला, अलेक्जेंडर बगैर लड़े चला गया था, सेल्यूकस को हराया था और हार कर अफगानिस्तान तक भगाया था। अब मैं इस पे आ रहा हूं महंगाई पर भी। वो उनकी डेथ हो गई इलनेस की वजह से। मैं फिर किसी के में नहीं बोलता। चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य जी की साथ में मिलके धनंदा को मगध एम्पायर एंड एस्टेब्लिश द मुगल मौर्य एम्पायर। पूरा हिस्ट्री आपको 321 बीसी का बता रहा हूँ, आपके पास है पठान। मैंने कहा ये किसने लिखा है? मुझे जवाब दो। मैंने कहा योगी को भी फोन करके बोलो, ये सब चीज योगी को भेजो हिस्ट्री और मैं वही कह रहा हूँ। अरे वारिस पठान, ये बताइए कि किसने लिखा है? डीजल नीचे नहीं आ जाएगा। जिन्ना का नाम और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेने से वो जो लाशों के ढेर लग गए, उनके परिवारजनों को वो लाशें वापस नहीं मिल जाएगी, वो लोग जिंदा नहीं हो जाएंगे। जिनकी जानें चले गई आपकी वजह से, कोरोना काल में उनकी जानें वापस नहीं आ जाएगी। सुधांशु जी, रास्ता बनाने से उनकी जानें वापस नहीं आ जाएगी, रास्ता बनाने से इकोनॉमी बैलेंस नहीं हो जाएगी, रास्ता बनाने से अल्ताफ जिसको आपने बेदर्दी के साथ मार दिया पुलिस स्टेशन में, वो वापस नहीं आ जाएगा। बताइए, हिस्ट्री है पूरा। आप जवाब सुनिए। राजीव राय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि कोरोना की बात से डरती है बीजेपी। जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। वारिस पठान साहब, मैं किसी के में नहीं बोलता। हाँ बोलिए। मैं बस एक तो बस ये बात कह दूं कि मैं जो अपनी बात पे कायम हूं कि सारा उल्लेख विदेशी इतिहासकारों का है, भारतीयों का। अब आज के विषय पे आता हूं। जनाब, आप कह रहे हैं कि पेट्रोल की बात, अरे बगैर पेट्रोल के तो आप आग लगाए पड़े। उत्तर प्रदेश के चुनाव में त्रिपुरा की झूठी खबर आपके नेता उड़ाते हैं कि मस्जिदों में आग लगा दी गई, बगैर पेट्रोल के आग लगाए पड़े। यह आप बहुत रिलेवेंट बात कर रहे थे। झूठी खबर और उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं। और कहते उत्तर प्रदेश विकास की बात। मैं पूछना चाहता हूं, त्रिपुरा में अगर तथाकथित मस्जिदों में आग लगी, उसका उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट और कोरोना से मुझे संबंध बताइए। कौन लाता है? जिन्ना हमने नहीं बोला, जिन्ना राजीव गांधी के नेता ने बोला, हम लाए या बोला है? बताइए। फिर बीच में बोलने लगे, जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है बीच में बोलने लगते हैं। बात करोगे, समझता हूं मैं विकास की बात करूंगा, मुश्किल है समाजवादी पार्टी की बात चलेगा। अरे मैंने तो कहा सारा विदेशी इतिहासकारों का लिखा है, भारत के किसी इतिहासकार ने उल्लेख नहीं किया। अभी तो इसका जवाब दीजिए ना। त्रिपुरा में मस्जिदों के आज की झूठी खबर का उत्तर प्रदेश के विकास और कोरोना से संबंध समझेंगे। उत्तर प्रदेश में विकास अगर एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझेंगे दर्शक? समझ में कैसे आएगा? ठीक है सर, ठीक है। सब घोड़ों के नाम गिना दोगे। ठीक है वारिस जी, अब आप अपनी बात को समाप्त कीजिए। सुधांशु जी, आप अपनी बात को जल्दी से पूरा कीजिए। राजीव राय जी और संगीत रागी जी भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो बार बार रोजगार का जिक्र कर रहे हैं। 2 लाइन में जल्दी से जवाब आपका। देखिए, मैं बिल्कुल रोजगार, मैं एक बात कहता हूं, पूर्वांचल की आज बात हो रही, मैं उदाहरण देना चाहता हूं।
अभी कुछ समय की पुरानी 15-20 साल पुरानी एक फिल्म थी कंपनी, याद करिए, उसमें मुंबई में वो कह रहा है कि आजकल तो जो लोग हैं उनको किलिंग करने आते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल है। दिखाया जा रहा है एक आदमी को पैसे दिए गए, एक ने गोली चलाई, उसके बाद एक लड़का आके बैठता है बस में और क्या दिखाया जाता, आजमगढ़ 500 किलोमीटर लिखा हुआ है उस पर। यह छवि बना के रखी गई थी उत्तर प्रदेश की, और आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की यह छवि थी। कौन जाना जाता था? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, और इस ढंग की फिल्में बनती थी कि मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है तो आजमगढ़ का नाम आ रहा है। और आज ये परिवर्तन हुआ है पूर्वांचल की स्थिति में कि आज चौड़े राजमार्ग दिख रहे हैं, आजमगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय दिख रहा है, गोरखपुर में एम्स दिख रहा है, अयोध्या और वाराणसी में इतना बड़ा विकास दिख रहा है। अब तो आपकी सरकार आजमगढ़ का नाम बदलने तक की बात कर रही है, उसको आर्यमगढ़ बनाने की बात कर रही है। ठीक है, अब मैं आपके पास आऊंगी संगीत रागी जी, एक बार राजीव राय जी की बात हो जाए। राजीव राय जी, खुद गृह मंत्री जब पूर्वांचल के दौरे पर आते हैं, उनकी ओर से कहा जाता है कि योगी सरकार ने पूर्वांचल से मच्छर और माफिया दोनों का सफाया कर दिया है, और ये कहते हुए आप किस सरकार पर निशाना साधते हैं राजीव राय जी? जी चित्रा जी, आप जितना सुधांशु त्रिवेदी जी को टाइम दी, बार बार उसका आधा टाइम दे दीजिएगा और उसको पॉइंट आंसर दूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने कुछ सवाल उठाए थे, मैं आपको बस जानकारी कर दूं कि जो गोरखपुर एम्स की बात करते हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है, समाजवादी पार्टी ने दिया था, और कंटेंटिव पहले पिछले स्टेटमेंट भी कर रहे थे, इस बार भी कर रहे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस में सड़कों की बात करें थी चित्रा जी, आप व्यक्तिगत रूप से आपको मैंने चैनलों पर 4 साल से बोल रहा हूँ कि बाबा के वक्त से मेरे लोकसभा में आ जाइए, क्या 4 साल में सड़कें चौड़ी हुई? कभी आप, मुझे लगता है कि आप बुलेट से आएंगी, मेरे मऊ में भी आएंगी, और उसी सड़क से आइएगा, तब सुधांशु त्रिवेदी जी से सवाल पूछिएगा। घटा मुक्ति और 24 घंटा बिजली वाले सुधांशु जी, प्रधानमंत्री का फेवरेट डायलॉग 56 इंच का सोना होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। जब मैं बैठ कर आपसे डिबेट पर बात कर रहा हूँ ना, सभी यूनिवर्सल पर मैं बात कर रहा हूँ, हमारे नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी प्रधानमंत्री के क्षेत्र के विधायक भूख हड़ताल में बैठे थे, प्रधानमंत्री के आने से पहले 24 घंटा बिजली के वहां भी किया था। 1 मेगावाट बिजली कहीं पैदा किया है आपने? बात आज उत्तर प्रदेश के जनता जानना चाहते, किसानों का आय दोगुनी हुई, रोजगार मिला, महंगाई कम हुई। आपके गृह मंत्री जी आते हैं, कहते हैं आपने पिता भी मच्छर और माफिया दोनों का दोगे। बहुत सही बात कहा माननीय गृह मंत्री जी, अब भारत के गृह मंत्री आप। अरे तो महंगाई और पेट्रोल डीजल की बात करते करते आप भी तो चले जाते हैं जन्ना पर। जन्ना की एंट्री का बोल तो रहे हैं वारिस पठान, एक सिकंदर को लेकर आए चुनाव में, एक लेकर आ गए जन्ना को। दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है चित्रा जी। दोनों के पास विकास का मुद्दा नहीं है, तो एक जिन्ना पे चला गया, एक चंद्रगुप्ता मौर्य पे चला गया। अब संगीत रागी जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, ठीक है राजीव राय जी, तमाम बातें आपने गिना दी। आपके रिश्तेदार हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, आप बेईमान हैं, कहाँ गए लोग सारे माफिया जो रोज हत्या बलात्कार हो रहा है? ठीक है, आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं। संगीत रागी जी, माफी मांगिए। चित्रा जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण कांग्रेस के राज्यों से कर लेना चाहिए। बहुत बार कोरोना के मामले पर गंगा में लाशें के बारे में जिक्र किया जाता है। महाराष्ट्र में कोरोना से कितने डेथ हुए हैं? 1,42,000 के आसपास। केरला में कितने डेथ हुए हैं? 32,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में कितने डेथ हुए हैं? पंजाब जैसा राज्य में 22,000 से ज्यादा डेथ हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कितने डेथ हुए हैं? वही 20-22,000 के आसपास। फिर भी आप कहते हैं कि योगी का मॉडल फेल है। उज्ज्वला योजना के अंदर लोगों को कितने लोग गैस कनेक्शंस दिए गए हैं? 1,69,00,000 के आसपास दिए गए हैं। आप उसे कोई कम उपलब्धि मानते हैं? किसानों के बारे में आप ले लें। मुझे लगता है कि जब आप ऐसा कहते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है, तो किसी स्टेट का जीडीपी 5 साल के अंदर दुगना हो जाए तो कौन मूर्ख ही तो बोल सकता है कि उसके यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। यदि कुछ भी नहीं हुआ तो जीडीपी नहीं होना चाहिए था। लोगों को बेरोजगारी ही इतनी बड़ी थी। कस्टोडियल डेथ कितनी बढ़ गई, क्राइम रेट हाईएस्ट नहीं,
नहीं हुआ। देखिए जितने मुसलमान टेररिस्ट लोग थे, जितने मुसलमान टेररिस्ट मारे गए, सुरेंद्र राजपूत जी भी बैठे हुए हैं। संगीत जी की बात एक बार सुनिए जाए। गैंग थे मारे गए, बहुत अच्छा काम। संगीत जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। इतने ऑर्गेनाइज्ड गैंग हो गया आपकी बात, बहुत अच्छा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे नहीं हुए, अच्छा काम हुआ है। इसका भी जिक्र करिए ना। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक सांस्कृतिक प्रदूषण फैल गया था उसका उन्मूलन हुआ, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर जितने एम्स, जैसा कि अभी उन्होंने कहा, जितने विश्वविद्यालय, आप हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खड़ा हो, ये विजन कौन प्रदेश लेकर के आया है? आप जरा उसके बारे में आप बता दीजिए। जो किसानों, प्रधानमंत्री के द्वारा जो किसानों को मुफ्त अन्न बांटा गया प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, वो बता दीजिए कि कहां ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। अभी आपको नीति आयोग का डेटा बता देता हूं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में से जितने डिस्ट्रिक्ट हैं 1 to 10 में 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसके बावजूद कहते हैं कि यहाँ पर सब चीज खराबी है। तो ये आपकी दृष्टि का है। जहां तक इतिहास का रहा है, राजपूत जी इसका जवाब दीजिए। वो कांग्रेस शासित राज्यों से तुलना कर रहे हैं, कोरोना काल खासतौर से पार्ट 2 की जो स्थिति बनी थी और उसमें यूपी बेहतर था, ये उनका दावा है। इस पर जवाब दीजिए सुरेंद्र जी आप। बिल्कुल सही है। असल बात अगर आप झूठ बोलने के लिए कहें तो भारतीय जनता पार्टी और संघ का कोई मुकाबला नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप कोरोना के केस और डेथ आप दिखाएंगे ही नहीं तो क्या होगा? 1 लाख गांव है और कोई गांव चित्रा जी ऐसा नहीं जिसमें 5 से लेकर के 10 लोग नहीं मरे हो। आप ही लोगों ने दिखाया था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों ने दिखाया था। तो आप अपना अंदाज लगा लीजिए कि कितने लोग मरे हैं। आप नहीं दिखाते हैं, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र को हमारा राज्य है, हम मानते हैं, और उसको में जो डेथ हुई है ऑफिशियल हुई है, कोई चीज नहीं छुपाई। लेकिन केरल तो हमारा नहीं है। लेकिन ये लोग केरल को भी हमारा कहते हैं, तो हम फिर से कहते हैं कि आप झूठ बोलना बंद कीजिए। अब एक चीज दूसरी सुन लीजिए, आपने बड़े बड़े आंकड़े दे दिए। योगी जी नाम बदलने में माहिर है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम अगर आप मेडिकल कॉलेज रख दीजिए तो भाई रख दीजिए। चित्रा का नाम आज की डेट में आप लेडी डायना रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ी वो चित्रा त्रिपाठी ही रहेंगी। आज की डेट में एमसीआई से एक भी सीट का अप्रूवल हुआ तो बता दीजिए। 4500 पद डॉक्टरों के हैं उत्तर प्रदेश में, 3700 पद खाली हैं आज की डेट में। ये लोग बात कर रहे हैं मेडिकल व्यवस्थाओं की, ये लोग बात कर रहे हैं किसान सम्मान निधि की। 6000 रुपए साल देते हैं और 22,000 रुपए एकड़ खर्च बढ़ा दिया है पेट्रोल डीजल और खाद की महंगाई को बढ़ा करके। और खाद आज की डेट में है नहीं, लोग लाइनों में मर रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। इनको दिखाई नहीं दे रहा है, अंधे हो गए हैं ये लोग। ये लोग अंधे उस चीजों में भी होते हैं। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर किसान पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है, लेकिन वो अपना विकास भी तो गिना रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, एक बार मैं आ जाती हूँ, चूंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर हमने डिबेट की शुरुआत की थी, एक भी सवाल उस पर आपसे नहीं हो पाया था। समाजवादी पार्टी का दावा है कि हमारा है और बीजेपी का दावा है, चूंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर आ रहे हैं उसके उद्घाटन समारोह के लिए और बहुत बड़ा कार्यक्रम भी सुल्तानपुर में रखा गया है। तो वो विकास के काम भी तो बीजेपी गिना रही है, कह रही है इतना लंबा चौड़ा 9 जिलों से गुजरता हुआ पूरे पूर्वांचल को की तरक्की की राह खोलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो वो अपने काम भी गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप किसी और के कामों को गिना लीजिए। जैसे कठुआ की टनल बनी थी ना चित्रा जी, उसका जब फीता काटा तो ये कहा गया कि नहीं साहब ये तो नरेंद्र मोदी ने बनाई। उसके अभी सुनिए, आप सुन लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए, मंगलयान गया था वहां पर, क्या नाम, मंगल ग्रह पर। उसके बाद कहा कि नहीं साहब ये नरेंद्र मोदी जी की योजना पूछा थी। पूर्वांचल वाला किसका काम है एक्सप्रेसवे का? हाँ, मैं आपको शुद्ध बताता हूं, कुछ एग्जीक्यूटिव काम होते हैं। कोई सरकार शुरू करती है, कोई सरकार खत्म करती है। अखिलेश यादव की सरकार ने शिलान्यास किया था, शुरू किया था, और आज की डेट में सरकार ने अभी तक पूर्ण नहीं किया, लेकिन सिर्फ फीता काट रहे हैं। इस तरीके की बातों से बचना चाहिए और विकास की वही बातें तो मायावती जी की ओर से भी कही जाती हैं कि हमने एक्सप्रेसवे को एक विकास की तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया, ठीक है। और वही बातें समाजवादी पार्टी की ओर से बीजेपी के लिए कही जा रही हैं। एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी आपका, ठीक है सर, हो गई। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं किसी और के काम का क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश कर रहा है। इनके काम की शुरुआत में, अरे इनके लिए क्या कहा जा सकता है बताइए? डिजिटल रिवॉल्यूशन अभी होता है, ये कह देते हैं वो तो राजीव गांधी जी ने शुरू किया था 30 साल पहले।
नहीं और किया अभी था जो क्या ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तो कुछ इतना हुआ किसी को दिखाई नहीं पड़ा। अटल बिहारी दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? बैलगाड़ी पर चढ़ करके लाए थे ना संसद में। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी बोल चुके हैं कि उत्तर भारत की बातें तो सतही होती है, वो तो उनको केरल में जाके वास्तविकता समझ में आती है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ना हमको दिखाई पड़ता ना आपको दिखाई पड़ता है। और आपने कहा केरल आपका राज्य नहीं है, जनाब आपके युवराज वहां से सांसद है, उनको अमेठी से ज्यादा अच्छा केरल लगने लगा है, और उसके बाद आप कहते हैं आपका राज्य, फिर लगातार बोल रहे हैं। पता है मुझे समस्या होती है भाजपा के लिए कि पढ़ना लिखना आपने किनारे कर दिया। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था कि अखिलेश यादव का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर क्रेडिट लेने का दांव सही है। इस पर आपकी जो जवाब मिले हैं 32% ने हाँ में जवाब दिया है, 68% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। फिलहाल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के लोगों को सौगात देने के लिए आ रहे हैं, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और यकीनन कम से कम पूर्वांचल में उस एक्सप्रेसवे के जरिए एक अलग तरह की उमंग भी पैदा होगी, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। लेकिन चूंकि 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है तो क्रेडिट लेने की होड़ भी इस पूरे मामले में पार्टियों की ओर से जारी है। इसी के साथ दंगल में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।